हेलो एवरीवन। मैं हूं प्रेम कुमार और आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान धारा एकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और 25 एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा डिटेल में। अगर आप एमसीएल, एनसीएल, डब्ल्यूसीएल जैसे सब्सिडरी के लिए ओवरमैन और माइनिंग सरदार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये डिस्कशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि 1 सितंबर से माइनिंग फाउंडेशन बैच 1 ज्ञानधारा एकेडमी में स्टार्ट हो रही है। उसमें आप लोगों को माइनिंग एग्जामिनेशन की जितने भी कॉम्पिटिटिव माइनिंग एग्जामिनेशन की तैयारी है उसको डिटेल से कराया जाएगा। अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। आज के डिस्कशन का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो है स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन इन अंडरग्राउंड माइंस। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन इन ओपनकास्ट माइंस, ओपनकास्ट माइंस में लाइट का इल्यूमिनेशन स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, कितना पावर होना चाहिए लाइट का डिफरेंट प्लेसेस पे, वो डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा देखे हैं आप लोग, तो पार्ट 6 में उस डिस्कशन वो डिस्कशन दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें दिया है स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन इन अंडरग्राउंड माइंस के अलग अलग प्लेस पे कितना होना चाहिए इल्यूमिनेशन, यानी लाइट के स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए। ये लक्स में दिया है। और एच का मतलब प्रीवियस वीडियो में भी बताया था हॉराइजेंटल, और वी का मतलब होता है वर्टिकल। एच मतलब जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पर लक्स मीटर को रख कर हम लोग उसका इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, तब वो हॉरिजॉन्टल में उसको लिखते हैं, और जब वर्टिकल प्लेन पे रख के हम लोग मेजर करते हैं लाइट का इंटेंसिटी को, तो वहां पे वर्टिकल लिखते हैं। तो पहला दिया है एट एवरी शाफ्ट लैंडिंग, शाफ्ट बॉटम और साइडिंग विच इज इन रेगुलर यूज। तो शाफ्ट लैंडिंग यानी फीट बॉटम का बात किया जा रहा है, इनसेट का बात कर किया जा रहा है, तो वहां पे इल्यूमिनेशन कितना होना चाहिए, तो 50 एच होना चाहिए। 50 लक्स हॉराइजेंटल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका इंटेंसिटी 50 एच होना चाहिए। ट्रैवलिंग रोडवे, हॉलेज रोडवे इंक्लूडिंग मैन राइडिंग रोडवे एंड एवरी इंक्लाइन इन यूज, जितना भी इंक्लाइन यूज हो रहा है, ट्रैवलिंग रोडवे है, मैन राइडिंग रोडवे है, वहां पे लाइट का इल्यूमिनेशन कितना होना चाहिए, तो 10 हॉराइजॉन्टल के साथ साथ 10 वर्टिकल होना चाहिए। ओपन कास्ट में भी दिया था कि हॉल रोड वगैरह जितना भी रोड रोड है, फुटपाथ वगैरह, वहां भी 10 हॉराइजॉन्टल था। उसके बाद हॉलेज रोडवे का जंक्शन, हॉलेज रोडवे में अगर दिया जाएगा अलोंग द हॉलेज रोडवे, हॉलेज रोडवे के अलोंग, तो ये 10 हॉराइजॉन्टल हो जाएगा। लेकिन दो हॉलेज रोडवे अगर जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं, यानी जंक्शन पॉइंट पे होना चाहिए 30 हॉराइजॉन्टल। ये आप लोग याद रखेंगे। तो हॉलेज रोडवे का जंक्शन जहाँ पे, वैसा जंक्शन जहाँ पे टब को खोला यानी कपल और अनकपल किया जाता है, टब को अटैच किया जाता है या डी अटैच किया जाता है ट्रेन से, तो वहां पे 30 हॉराइजॉन्टल होना चाहिए। एट एवरी प्लेस ऑफ लैंडिंग एंड लोडिंग एंड अनलोडिंग, जहाँ पे लोड और अनलोड किया जाता है टब को, तो वहां पे होना चाहिए 30 हॉराइजॉन्टल और 20 वर्टिकल। एट एवरी रूम एंड प्लेस कंटेनिंग एनी इंजन, मोटर और अदर apparatus इन रेगुलर यूज, जितना भी रूम है और प्लेस है जहाँ पे कोई इंजन चल रहा है, कोई मोटर लगा हुआ है, कोई मान लेते गेट इन बॉक्स वगैरह रखा हुआ है, तो वहां पे होना चाहिए 30 हॉराइजॉन्टल। एनी वर्किंग फेस और गोप एज ऑफ डिप्लेयरिंग पैनल, डिप्लेयरिंग पैनल का जो गोप एज है या वर्किंग फेज है, वहां पे 20 हॉराइजॉन्टल और 30 वर्टिकल होना चाहिए। लेडर वे मैनवे, जिसमें लेडर लगा हुआ है, सीढ़ी लगा हुआ है और आदमी आना जाना कर रहा है, जिस रास्ते में सीढ़ी लगा हुआ है, वहां पे 15 हॉराइजॉन्टल होना चाहिए। पंपिंग स्टेशन, तो पंपिंग स्टेशन में होना चाहिए 30 हॉराइजॉन्टल। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ओपन कास्ट का पंपिंग स्टेशन में इल्यूमिनेशन का स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, इल्यूमिनेशन स्टैंडर्ड मिनिमम। ये अंडरग्राउंड में 30 हॉराइजॉन्टल है, ओपन कास्ट में कितना होना चाहिए। एरिया अंडर फीलिंग और स्टोइंग, जहाँ पे फीलिंग और स्टोइंग का काम हो रहा है, वहाँ कितना होना चाहिए, 30 हॉराइजॉन्टल। कन्वेयर में एकदम ये सेम है ओपन कास्ट की जैसा, जहाँ पे ट्रांसफर पॉइंट है, ड्राइव और टेल इंड लगा हुआ है। ड्राइव इंड जहाँ पे है मोटर का, ये टेल इंड हो गया, ये बेल्ट कन्वेयर का ड्राइव इंड हो गया, यहाँ पे कोई सामान गिर रहा है, यहाँ पे लोड हो रहा है, तो वहां पे होना चाहिए 40 हॉराइजॉन्टल, और पूरा बेल्ट कन्वेयर के अलोंग होना चाहिए 20 हॉराइजॉन्टल।
हैंड पिकिंग पॉइंट, या अंडरग्राउंड में कहीं ऐसा हैंड पिकिंग पॉइंट है जहाँ पे हाथ से छटने का काम हो रहा है, वहाँ पे 50 हॉराइजेंटल। लोको चार्जिंग स्टेशन जहाँ है वहाँ 50 हॉराइजेंटल, जहाँ पे लोकोमोटिव को चार्ज किया जाता है। अंडरग्राउंड गैरेज या वर्कशॉप है तो वहाँ भी 50 हॉराइजेंटल। इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन भी ओपन कास्ट की तरह सिमिलर है। सब स्टेशन में 100 हॉराइजेंटल और 50 वर्टिकल होना चाहिए मिनिमम इल्यूमिनेशन स्टैंडर्ड। फिर अदर प्लेसेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल apparatus और इक्विपमेंट में होना चाहिए 20 हॉराइजॉन्टल और 20 वर्टिकल। उसके बाद फर्स्ट एड स्टेशन में होना चाहिए अंडरग्राउंड में 50 हॉराइजॉन्टल, और माइनर स्टेशन या रेस्ट शेल्टर में होना चाहिए 25 हॉराइजॉन्टल। कोल हैंडलिंग प्लान भी सिमिलर है ओपन कास्ट की तरह, एक वो आप याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। प्लेस ऑफ क्रसिंग, स्क्रीनिंग, सेग्रीगेशन जहाँ पे हो रहा है, स्क्रीनिंग हो रहा है, क्रसिंग हो रहा है, वहाँ पे 40 हॉराइजॉन्टल। ऑपरेशन पॉइंट के पास जहाँ पे एक्चुअल में ऑपरेशन चल रहा है क्रश होने का, वहाँ पे 50 हॉराइजॉन्टल, और सीएचपी के किसी भी जगह इन दो जगह को छोड़कर 20 हॉराइजॉन्टल होना चाहिए। वर्कशॉप एट सरफेस पे है तो 100 हॉराइजॉन्टल और 50 वर्टिकल, ये सेम है। अंडरग्राउंड का अगर वर्कशॉप सरफेस पर बना हुआ है तो सरफेस वर्कशॉप में 100 हॉराइजॉन्टल और 50 वर्टिकल। लेकिन अगर अंडरग्राउंड वर्कशॉप है, अंडरग्राउंड गैरेज या वर्कशॉप है, तो वहाँ पे 50 हॉराइजॉन्टल। ये डिफरेंस याद रखेगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि लड़के लोग कंफ्यूज करके सरफेस वर्कशॉप पूछेगा तो अंडरग्राउंड वर्कशॉप का नाम मार रहे। और लास्ट में दिया है जनरल वर्किंग एरिया एज डिस्क्राइब्ड बाय मैनेजर इन राइटिंग, तो वहां पे होना चाहिए 10 हॉराइजॉन्टल। ओपन कास्ट में भी अगर कोई जनरल वर्किंग एरिया है जो मैनेजर द्वारा डिसाइड किया जाता है तो वहां पर भी 10 हॉराइजॉन्टल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओपन कास्ट में इल्यूमिनेशन का मिनिमम स्टैंडर्ड और अंडरग्राउंड में इल्यूमिनेशन का मिनिमम स्टैंडर्ड, ये दोनों को याद रखेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और ये जो है ये रेगुलेशन नंबर 178 से स्टार्ट है, 178 से रिलेटेड है। सीएमआर 2017 का रेगुलेशन नंबर जिसमें दिया है स्टैंडर्ड ऑफ लाइटनिंग, उसी के अनुसार ये सर्कुलर आया। आगे है पहला, हम लोग का पहला क्वेश्चन आज के एमसीक्यू में, कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंगलिंग एंड सुपरवाइजिंग केज ऑपरेशन इन ए शाफ्ट। शाफ्ट में लोगों और सामान को चढ़ाने और उतारने की देख रेख करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, या कौन करता है, सुपरवाइज कौन करता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं जो शाफ्ट में सिंगल देने के लिए, सिग्नलिंग देने के लिए, और आदमी चढ़ रहा है या उतर रहा है, सामान चढ़ रहा है या उतर रहा है, उसका देख रेख यानी सुपरविजन का काम करता है। तो ऑप्शन ए है ओवरमैन, ऑप्शन बी है ऑन सेटर, ऑप्शन सी है माइन मैनेजर, ऑप्शन डी है वाइंडिंग ड्राइवर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी यहाँ पे होगा, ऑन सेटर। दो दो इन लोग का डेजिग्नेशन होता है, ऑन सेटर और बैंक्समैन। अगर पीट टॉप पे जो व्यक्ति ये काम करता है सिग्नलिंग और सुपरविजन का केज में, तो उसको पीट टॉप पे जो काम करता है, पीट टॉप पे तो उसको हम लोग बैंक्समैन बोलते हैं। और पीट टॉप के अलावा जैसे इनसेट, साफ पीट टॉप और पीट बॉटम के बीच में कहीं मिड लैंडिंग है जहाँ पे केज रुक रहा है, आदमी उतर रहा है, चढ़ रहा है, तो वहां पे जो व्यक्ति रहता है उसको ऑन सेटर, और पीट बॉटम में भी जो व्यक्ति रहता है उसको भी हम लोग ऑन सेटर कहते हैं, जो सिग्नलिंग और केज में आदमी चढ़ रहा है या चढ़ रहा है, उतर रहा है, सामान लोड हो रहा है, अनलोड हो रहा है, उसका सुपरविजन का काम करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा है which of the following does not contribute to rising underground air temperature। इसमें से कौन कौन सा जो फैक्टर है जो अंडरग्राउंड टेम्परेचर को बढ़ाने बढ़ाने में के लिए जिम्मेदार नहीं है, सहयोग नहीं करता है। तो इसमें बताना जो सहयोग नहीं करता अंडरग्राउंड टेम्परेचर को जो बढ़ता है उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ऑप्शन ए है हीट फ्रॉम स्ट्रेटा, ऑप्शन बी है इवोपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वेट सरफेस, ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन ऑफ कोल, ऑप्शन डी है हीट फ्रॉम मशीनरी एंड लैंप्स। तो हम लोग जानते हैं कि हीट फ्रॉम स्ट्रेटा से तो हीट बढ़ेगा अंडरग्राउंड माइंस में। ऑक्सीडेशन भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उसमें भी हीट प्रोड्यूस ही होता है, तो उससे भी हीट बढ़ेगा। हीट फ्रॉम मशीनरी एंड लैंप्स, जो मशीन्स वगैरह अंडरग्राउंड में चलता है और लैंप्स जलता है, उससे भी हीट रिलीज होता है, तो उससे भी हीट बढ़ता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वेट सरफेस। वेट सरफेस से जो वाटर का इवेपोरेशन होता है ना, वो हीट को बढ़ाता नहीं बल्कि हीट को एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं 9th 10th में कि इवेपोरेशन जो है ना वो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, वो ठंडा करने का काम करता है, वो सराउंडिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि वो हीट को कम करने का काम करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर था वही ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ एयर ब्रॉन रिस्पायरेबल डस्ट टू विच अ वर्कर कैन बी एक्सपोज इन अ माइन वर्क इन्वायरमेंट एज पर सीएमआर 2017 शैल नॉट एक्सीड। इसमें पूछा है कि सीएमआर 2017 के अनुसार जो माइंस होता है, माइंस के जो जनरल बॉडी ऑफ एयर होता है, वातावरण में होता है एक कार्य, वहां पे श्वसन योग्य धूल का अधिकतम संपर्क में आ सकता है वो कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, रिस्पिरेबल डस्ट का मात्रा कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये पूछा है। तो इसका ऑप्शन है 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी में है 3 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, ऑप्शन सी है 5 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, और ऑप्शन डी है 1.5 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। ये जो है ये रेगुलेशन नंबर 143 में दिया गया है। इसमें बताया है कि रेस्पिरेबल डस्ट कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर कोल डस्ट में फ्री सिलिका की मात्रा 5% तक है, तब 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं होना चाहिए रेस्पिरेबल डस्ट की मात्रा। अगर 5% से ज्यादा है तो 10/परसेंटेज ऑफ सिलिका, परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, जितना वैल्यू आएगा फ्री सिलिका, परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका, जितना वैल्यू आएगा उस उतना मिलीग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं अगर फ्री सिलिका की मात्रा 7% है तो 10/7% निकालेंगे तो वहां पे 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इतना मिलीग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होना चाहिए रेस्पिरेबल डस्ट का पर मात्रा वहां पे। 5% तक तो 10 ही आएगा, क्योंकि 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आता है, 5% तक 2 ही आएगा, 5% से ज्यादा होने से कम होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि व्हाट कैन काउज अ हॉल टू मिसफायर ड्यूरिंग ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग में किसी भी जो हॉल होता है, चार्जिंग हॉल होता है, उसमें मिसफायर होने का क्या चांस है, बारूद नहीं फूटता है, इसका क्या रीजन है? तो ऑप्शन ए पुअर वेंटिलेशन, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट इन केबल और डेटोनेटर, ऑप्शन सी क्रैक्स इन रूफ, ऑप्शन डी सैलो होल डेप्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुअर वेंटिलेशन तो होगा नहीं, हवा से कोई रिलेटेड है ही नहीं, रूफ में अगर क्रैक रहेगा तो क्या दिक्कत है, हॉल में ये भी रिलेटेड नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शॉर्ट सर्किट इन केबल और डेटोनेटर। शॉर्ट सर्किट इन केबल और डेटोनेटर, अगर केबल और डेटोनेटर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो मिसफायर होने का चांस हो जाता है, मिसफायर हो जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये रेगुलेशन नंबर आपका 104 से रिलेटेड है, जिसमें दिया गया है मिसफायर। अब बताइए, आप कमेंट में बताइएगा कि मिसफायर होल को छुड़ाने के लिए अंडरग्राउंड में जो रिलीविंग होल करते हैं वो कितना डिस्टेंस में करते हैं, उसका कितना डिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम रिलीविंग होल का। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें पूछा गया है कि इन वर्किंग विच आर नॉट नेचुरली वेट stone dust shall be spread in a such a manner and such an interval that dust on floor, roof, side always contain incombustible dust content not less than। ऐसे कार्यस्थल में जो प्राकृतिक रूप से गीले नहीं है, स्टोन डस्ट को इस तरह और ऐसे अंतराल में फैलाया जाएगा कि फर्श, छत और पक्षों पर धूल में हमेशा इससे कम अज्वलनशील सामग्री ना हो। तो क्या है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 75%, स्टेटमेंट 2 85%, कितना होना चाहिए इनकम्बस्टिबल डस्ट 75%, इफ वोलेटाइल मैटर मैटर ऑफ कोल इज लेस देन 30%, 85% इनकम्बस्टिबल डस्ट होना चाहिए, वोलेटाइल मैटर ऑफ कोल इज मोर देन 30%। ठीक, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या कौन कौन सा सही है? तो स्टेटमेंट 3 और 4 बिल्कुल सही है। तो 3 और 4 किस में दिया गया है? ऑप्शन ऑप्शन डी में दिया है 3 और 4, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर 75% होना चाहिए इनकम्बस्टिबल डस्ट का जो स्प्रेडिंग का मात्रा होता है, अगर वॉलेटाइल मैटर, कोल का जो वॉलेटाइल मैटर है वो 30% से कम है तो 75% तक हम लोग को स्टोन डस्टिंग करना चाहिए, और अगर 30% से ज्यादा है तो 85% तक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइंग सेफ्टी रूल्स एंड हजार्ड कंट्रोल इन अ माइन कॉल्ड। खदान में जो हजार्ड कंट्रोल और सेफ्टी रूल्स को स्पेसिफाइड करते हैं उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्क प्लान, ऑप्शन बी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ऑप्शन सी रिस्क प्लान, ऑप्शन डी प्रोडक्शन प्लान। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, और ये रेगुलेशन नंबर 104 से रिलेटेड है, इसको ऑनर एजेंट मैनेजर बनाता है, और ये एक ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट है, इसको याद रखेगा। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का एक हम अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें पूरा बता देंगे कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कैसे निकाला जाता है या कैसे बनाया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, टोटल उसका प्रोसीजर बता देंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा है कि व्हाट डज जियोथर्मल ग्रेडियंट मीन इन माइनिंग। माइनिंग में जियोथर्मल ग्रेडियंट का मतलब क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन डेप्थ, गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान का बढ़ना। डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ डेप्थ, जैसे जैसे जमीन के नीचे जाएंगे वैसे वैसे तापमान घटना। कांस्टेंट टेम्परेचर, एयर प्रेशर वेरिएशन, हवा के दबाव का वेरिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जियोथर्मल ग्रेडियंट का मतलब होता है जैसे जैसे हम लोग माइंस में नीचे या जमीन के नीचे नीचे जाते हैं वैसे वैसे उसका तापमान बढ़ता है। ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग डेप्थ, डेप्थ बढ़ने के साथ जो टेम्परेचर बढ़ता है उसी को जियोथर्मल ग्रेडियंट बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि केजीएफ यानी कोलार गोल्डफील्ड उसका जो जियोथर्मिक ग्रेडियंट होता है वो 68 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 68 मीटर गहरा जाने के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है एवरेज। मुसाविनी कॉपर फील्ड जो है उसका जियोथर्मिक ग्रेडियंट 52 मीटर इन 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड 52 मीटर गहराई जाने पर बढ़ जाता है। और झरिया कोल फील्ड का है 38 मीटर। 38 मीटर है जियोथर्मिक ग्रेडियंट। 38 मीटर गहराई जाने पर हर 38 मीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। झरिया कोलफील्ड का जियोथर्मिक ग्रेडियंट कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें पूछा गया है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ लॉन्गवाल फेस एज पर जनरल प्रैक्टिस एंड डीजीएमएस सेफ्टी गाइडलाइन इन कोल माइंस नॉर्मली शुड बी। यानी कोयला खदान में जो सामान्य अभ्यास और डीजीएमएस सुरक्षा का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार लॉन्गवाल फेस का अधिकतम लंबाई आमतौर पे कितना होता है? लॉन्गवाल फेस का लेंथ बताना है। 50 to 100 मीटर ऑप्शन ए में बताया गया है। ऑप्शन बी में 150 से 250 मीटर, ऑप्शन सी 300 से 500 मीटर, ऑप्शन डी 50 से 80 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 150 से 250 मीटर, 250 मीटर। लॉन्गवाल फेस का जो लेंथ रखना है वो 150 से 250 मीटर के अंदर में रखना है, ये डीजीएमएस की गाइडलाइन में बताया गया है। और ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें कि लॉन्गवाल फेस जो होता है, लॉन्गवाल फेस में एयर का मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है? मैक्सिमम वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड होता है। उसी तरह लॉन्गवाल का जो मैक्सिमम स्पान होता है, जहाँ पे ज़्यादा जगह होता है लॉन्गवाल का, वहाँ पे कितना होता है? लॉन्गवाल फेस का मैक्सिमम स्पान, जहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा होता है, वहाँ पे उसका मिनिमम वेलोसिटी कितना होता है? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी इन थर्ड डिग्री, अगर थर्ड डिग्री है तो लॉन्गवाल फेस, जो लॉन्गवाल फेस है उसका मैक्सिमम स्पान के पास मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा थर्ड डिग्री माइंस के कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि इन एन अंडरग्राउंड कोल माइंस द डिस्टेंस बिटवीन टू वेंटिलेशन स्टॉपिंग और डोर शैल नॉट बी लेस देन। दो वेंटिलेशन डोर, जो वेंटिलेशन डोर होता है वो हम लोग क्या करते हैं, इनटेक और रिटर्न एयरवे जहाँ पे एक दूसरे से मिलने का चांस होता है उसको सेपरेट करने के लिए करते हैं। ठीक, और एयर क्रॉसिंग क्या होता है, जहां से इनटेक और रिटर्न एयरवे एक दूसरे से मतलब गुजारना होता है, क्रॉस करना होता है, वहां पे हम लोग एयर क्रॉसिंग बनाते हैं। और वेंटिलेशन स्टॉपिंग इसलिए बनाते हैं ताकि इनटेक एयरवे और रिटर्न एयरवे के बीच में अगर कोई कनेक्शन है, जैसे ये हो गया रिटर्न एयरवे, ये हो गया इनटेक एयरवे, यहाँ से अगर कोई कनेक्शन है, गैलरी है, तो इनटेक और रिटर्न मिल सकता है, तो यहाँ पे हम लोग वेंटिलेशन डोर लगाते हैं। ठीक, तो दो वेंटिलेशन डोर के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 3 मीटर, ऑप्शन बी 4.5 मीटर, ऑप्शन सी 6 मीटर, ऑप्शन डी द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट व्हीकल और ट्रेन पासिंग थ्रू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट व्हीकल और ट्रेन पासिंग थ्रू। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मान लेते हैं ये मेरा रिटर्न है, ये इंटेक है, इसके बीच में हमको एक कनेक्शन है, गैलरी चला हुआ है, इसमें वेंटिलेशन डोर लगाना है। तो वेंटिलेशन डोर हम लोग दो को इसलिए लगाते हैं ताकि जब एक वेंटिलेशन डोर हम लोग खोलेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक बंद रहेगा, ताकि एयर प्रेशर कम रहेगा। और ये हमेशा हाई प्रेशर के साइड खुलता है, ताकि अगर हम लोग बंद करना भूल भी जाते हैं तो ऑटोमेटिक हाई प्रेशर से बंद हो जाता है। उस कंडीशन में अगर एक हम लोग वेंटिलेशन डोर देंगे तो हम लोग खोल नहीं पाएंगे, एयर का प्रेशर इतना ज्यादा होगा, क्योंकि रिटर्न हो गया, ये इंटेक साइड हो गया, तो इंटेक साइड में एयर का प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक, एयर कोशिश करेगा कि इधर ही चला जाए, यानी इधर प्रेशर ज्यादा होगा, तो इसीलिए इसको इधर खोला जाता है, इंटेक साइड में ही खुलता है अधिकतर। तो इसका क्या है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो वही लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट व्हीकल और ट्रेन पासिंग थ्रू, हम लोग एक बार हॉलेज में कितना टब जोड़ते हैं उसी के लेंथ के बराबर, उससे ज्यादा होना चाहिए, ताकि एक डोर जब खोलेंगे तो पूरा मेरा टब वब यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसको कंप्लीटली बंद कर देंगे तब इसको खोलेंगे। तो यानी एक ट्रेन में जितना टब का लेंथ, मतलब जितना टब होता है उसका मैक्सिमम लेंथ कितना टब जोड़ सकते हो उससे डिसाइड होता है।
क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा, इन एन ओपन कास्ट माइंस व्हाट शुड बी द मिनिमम विड्थ ऑफ ए बेंच वेयर डंपर ऑपरेट्स। डंपर जहाँ पे चलता है ओपन कास्ट माइंस में, वहाँ पे बेंच का मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए। इसमें कुछ इसमें कोई खाली डंपर विड्थ दे दिया तो उसके आधार पे बताना है कि विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट मशीन एटलीस्ट 3 टाइम्स द विड्थ ऑफ द डंपर। ऑप्शन सी हाइट ऑफ द शॉवेल मशीन। ऑप्शन डी विड्थ ऑफ द ब्लास्ट फेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि डंपर के विड्थ का 3 गुना से कम नहीं होना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिलेटेड है मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट रेगुलेशन नंबर 106 से रिलेटेड है। और इसमें आपको समझना होगा, ये क्वेश्चन जो है ना कोल और हार्ड रॉक के कंडीशन में पूछा गया है। उसमें विड्थ का क्या फॉर्मूला है कि सबसे एक्सकेवेटिंग मशीन जो चल रहा है उसका चौड़ाई प्लस 2 मीटर, जो डंपर चल रहा है उसका चौड़ाई का 3 गुना, और जो हाइट है उससे कम नहीं होना चाहिए। तीनों को कैलकुलेट करेंगे, हाइट से कम नहीं होना चाहिए। जितना बेंच का हाइट है, तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू देगा उतना होना चाहिए बेंच का चौड़ाई। तो इसमें कंडीशन सिर्फ डंपर का चौड़ाई दिया था, तो उस आधार पे ये आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें पूछा है, विच टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव इज मैंडेट फॉर यूज इन अंडरग्राउंड कोल माइंस फॉर ब्लास्टिंग ऑफ सॉलिड। सॉलिड ब्लास्टिंग में कौन से टाइप के एक्सप्लोसिव का यूज किया जाता है। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है। P1 परमिटेड एक्सप्लोसिव, P3 परमिटेड एक्सप्लोसिव, P5 परमिटेड एक्सप्लोसिव और DN4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा P5 परमिटेड एक्सप्लोसिव। तो सॉलिड ब्लास्टिंग में हमेशा P5 परमिटेड एक्सप्लोसिव का यूज किया जाता है। और उस एक्सप्लोसिव का मात्रा हॉल में कितना रहता है सॉलिड ब्लास्टिंग में, अगर फर्स्ट डिग्री का माइंस है तो एक हॉल में 1000 ग्राम से ज्यादा P5 एक्सप्लोसिव नहीं डालेंगे। और अगर सेकेंड और थर्ड डिग्री का माइंस है तो 565 ग्राम से ज्यादा नहीं डालेंगे। अगर वही हम लोग कट ब्लास्टिंग कर रहे हैं, कट ब्लास्टिंग करना है, तो अगर P1 एक्सप्लोसिव का यूज कर रहे हैं, P1 परमिटेड एक्सप्लोसिव, तो P1 का सिर्फ यूज फर्स्ट डिग्री में ही किया जाता है। और उसका जो अमाउंट होता है वो 794 ग्राम होता है एक होल में मैक्सिमम। और P3 का यूज फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों में किया जाता है, और उसका जो मैक्सिमम अमाउंट होता है 1000 ग्राम पर होल। एक होल में 1000 ग्राम से ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं डालेंगे। ये कट ब्लास्टिंग का बात हो रहा है, ऊपर वाला सॉलिड ब्लास्टिंग का। सॉलिड ब्लास्टिंग में हम लोग चेन कट या वेज कट का भी यूज करते हैं, ये भी याद रखिएगा। और सॉलिड ब्लास्टिंग का टॉपिक हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो उसको जाके आप देख लीजिएगा कि फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री के लिए सॉलिड ब्लास्टिंग का क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। ठीक, वो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है सॉलिड ब्लास्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें पूछा गया कि विच एक्सप्लोसिव इज परमिटेड इन डिग्री 2 एंड डिग्री 3 गैसी कोल सिम। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, डिग्री 2 और डिग्री 3 गैसी सिम में कौन सा एक्सप्लोसिव को परमिसिबल है, यूज किया जाता है। तो एनफो ऑप्शन ए में बताया, ऑप्शन बी में परमिटेड सीथेड एक्सप्लोसिव, ऑप्शन सी में टेलजैक्स और ऑप्शन डी में लॉक्स। ठीक, लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोसिव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा परमिटेड सीथेड एक्सप्लोसिव, ऑप्शन बी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है, इन रिस्पेक्ट विथ कंडीशन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव इन ए बल्क। जब एक्सप्लोसिव का बल्क ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, द इंटायर ऑपरेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोसिव इन बल्क विद इन एन ओपन कास्ट माइन सेल बी प्लेस्ड अंडर द ओवरऑल चार्ज ऑफ ए कॉम्पिटेंट पर्सन होल्डिंग एट लीस्ट। तो इंटायर ट्रांसपोर्टेशन जिस कॉम्पिटेंट पर्सन के चार्ज में रहता है, उस कॉम्पिटेंट पर्सन का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए माइनिंग सतह सर्टिफिकेट, ऑप्शन बी ओवरमैन सर्टिफिकेट, ऑप्शन सी गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट, ऑप्शन डी सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ओवरमैन सर्टिफिकेट। यानी एक्सप्लोसिव का जब बल्क ट्रांसपोर्टेशन ओपन कास्ट तक किया जाता है, जहां से मैगजीन से ओपन कास्ट तक, तो वो जो पूरा एक्सप्लोसिव का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर व्यक्ति के सुपरविजन में किया जाता है, चार्ज में रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें पूछा है, द स्पीड एट विच अ डेटोनेशन वेव ट्रेवल्स थ्रू एन एक्सप्लोसिव इज कॉल्ड। एक्सप्लोसिव के अंदर से डेटोनेशन वेव जिस स्पीड से गुजरता है उस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए डेटोनेशन प्रेशर, ऑप्शन बी वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, ऑप्शन सी डेटोनेशन सेंसिटिविटी, ऑप्शन डी डेटोनेशन वेव। तो इसको इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन। वेलोसिटी पूछा है तो वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें पूछा गया है कि इन अ मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग हाइट ऑफ बेंच इन ए ओवरबर्डन कंसिस्टिंग ऑफ एलुवियल सॉइल मोरम, यानी लूज मटेरियल का बात हो रहा है, ग्रेवल क्लेज डेब्रिस और अदर सिमिलर ग्रुप सेल नॉट एक्सीड। उसका जो हाइट कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए और वेट कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए उस बैच का। अगर ये कौन सा है, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट का बात हो रहा है और लूज मटेरियल का बात हो रहा है, ये भी रेगुलेशन नंबर 106 से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए हाइट जो है 3 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए,
हाइट और 3 टाइम्स ऑफ द हाइट, विड्थ जो होना चाहिए वो ऊंचाई के 3 गुना से कम नहीं होना चाहिए। हाइट 2 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और विड्थ 3 टाइम से कम नहीं होना चाहिए। हाइट 3 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए और विड्थ 2 गुना से कम नहीं होना चाहिए। हाइट 5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए और विड्थ 2 गुना से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाइट जो है वो 3 मीटर से अधिक नहीं होगा और विड्थ उसका 3 गुना से कम नहीं होता। लूज मटेरियल के कंडीशन में ओपन कास्ट और मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस में लूज मटेरियल के का अगर कोई बेंच है एलुवियल सॉयल वगैरह का, मोहरम वगैरह का, तो उसमें जो हाइट होता है वो 3 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए और वेट जो होता है वो हाइट का 3 गुना से कम नहीं होना चाहिए। तो ये होगा। और अगर मान लेते हैं कोल या हार्ड रॉक का बेंच है तो उसमें क्या दिया गया है, उसमें दिया है कि हाइट जो है उस बेंच में जो एक्सकेवेटिंग मशीन चलेगा, एक्सकेवेटिंग मशीन जो ऑपरेट होगा उसका डिगिंग हाइट या रीचिंग हाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक। और विड्थ जो है जो सबसे वाइडेस्ट एक्सकेवेटर +2 मीटर, डंपर का चौड़ाई का 3 गुना और हाइट से कम नहीं होना चाहिए। तीनों कंडीशन से निकाल के कैलकुलेट करेंगे जिसमें मैक्सिमम वैल्यू आएगा विड्थ उतना से कम नहीं होना चाहिए। तो ये सब टॉपिक को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा आप लोग सब, क्योंकि इसी से गड़बड़ी होता है एग्जाम में क्वेश्चन आने पर। What type of material should be used for stowing in underground mines? अंडरग्राउंड माइंस में स्टोइंग करने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है कंबस्टिबल मटेरियल, दूसरा ऑप्शन है इनकम्बस्टिबल मटेरियल लाइक सैंड, तीसरा ऑप्शन है कार्बोनियस मटेरियल और तीसरा है एनी वेस्ट मटेरियल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनकम्बस्टिबल मटेरियल लाइक सैंड। कभी भी हम लोग जो स्टोइंग करेंगे तो इनकम्बस्टिबल मटेरियल का ही यूज करेंगे, क्योंकि स्टोइंग जब करते हैं ना तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग का चांस ज्यादा होता है। उसमें हम लोग कंबस्टिबल मटेरियल का यूज कर देंगे तो हो सकता है भविष्य में उसमें आग लग जाए स्पॉन्टेनियस हीटिंग के कारण। स्लोप ऑफ स्पॉइल बैंक शैल नॉट बी मोर देन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से स्पॉइल बैंक का जो स्लोप होता है वो कितना डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए 37.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी 30.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 17.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 55.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और स्पॉइल बैंक का जो स्लोप है वो एंगल ऑफ रिपोज पे निर्भर करता है। और ये हम बताए थे कि स्पॉइल बैंक का जो हाइट होता है वो 30 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जहाँ पे हाइट 30 मीटर से ज्यादा करना है वहां पे हम लोग बेंच वाइज बेंच बनाएंगे। और उस कंडीशन में ओवरऑल स्लोप जो होता है 1 in 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होता। तो इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ लो एक्सप्लोसिव के कैटेगरी में कौन बिलोंग करता है? इमल्सन एक्सप्लोसिव, ये तो हाई एक्सप्लोसिव है, ये नहीं होगा। गन पाउडर ऑप्शन सी में दिया है, स्लरी एक्सप्लोसिव ऑप्शन डी, एन फोर। तो ये जो ऑप्शन ए सी डी है ये हाई एक्सप्लोसिव है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गन पाउडर। गन पाउडर जो है वो लो एक्सप्लोसिव के कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट अलाउड फॉर ए हॉल रोड यूज्ड बाय डंपर इन एन ओपन कास्ट माइंस? ओपन कास्ट माइंस में जो हॉल रोड होता है जिसमें डंपर यूज होता है उसका ग्रेडियंट कितना होता है, मैक्सिमम ग्रेडियंट? तो ऑप्शन ए 1 in 8, ऑप्शन बी 1 in 10, ऑप्शन सी 1 in 16, ऑप्शन डी 1 in 20। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 in 16, यानी 1 in 16 से हॉल रोड का ज्यादा ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए। और रैम का जो ग्रेडियंट होता है जो एक बेंच से दूसरे बेंच को कनेक्ट करता है, रैम के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा कि 1 in 10, 1 in 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 in 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका जो लेंथ होता है रैम का जो लेंथ होता है वो 50 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 5 मीटर। ये 1 in 10 से इसका ग्रेडियंट ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसमें आप लोग हॉल रोड का विड्थ याद रखेगा कि हॉल रोड का विड्थ क्या है, अगर वन वे है या टू वे है। वन वे है वन वे है मतलब एक रोड में सिर्फ अब व्हीकल जा रहा है तो जा ही रहा है, दूसरा व्हीकल आएगा नहीं, एक साइड से खाली जाने का काम। तो उस कंडीशन में आप इसका विड्थ याद रखिएगा। फिर टू वे के कंडीशन में विड्थ याद रखिएगा। वन वे के कंडीशन में W+5 होता है और टू वे के कंडीशन में जिसमें आना भी कर रहा है जाना भी कर रहा है 3W+5 होता है। उसके बाद आप एक आंसर कमेंट में बताइएगा आप लोग कि अगर मान लेते हैं कि ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना, क्लियर व्यू ऑफ डिस्टेंस कितना होना चाहिए, हॉल रोड का क्लियर व्यू ऑफ डिस्टेंस कितना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें पूछा है हु होल्ड द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सबमिटिंग द एसएमपी टू डीजीएमएस? डीजीएमएस को एसएमपी सौंपने का जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो किनका होता है? सेफ्टी ऑफिसर, माइन मैनेजर,
कॉन्ट्रैक्टर, ओवरमैन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा माइन मैनेजर, ऑप्शन बी। तो ये आसान क्वेश्चन था। 21 width of any whole road in an open cast mine for play of two way dumper traffic shall not be less than। देखिए अभी ये क्वेश्चन बताए डिस्कस किए तो टू वे उसी का क्वेश्चन है। तो टू वे ट्रैफिक का बात हो रहा है तो विड्थ ऑफ द जो हॉल रोड होगा वो कितना होगा? हम ऑप्शन ए विड्थ ऑफ द डंपर प्लस 2 मीटर, ऑप्शन बी 2 टाइम्स द विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट डंपर प्लस 3 मीटर, ऑप्शन सी 3 टाइम्स विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट डंपर प्लस 5 मीटर, और ऑप्शन डी 3 टाइम्स विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट डंपर। इसका करेक्ट आंसर होगा 3W+5, यानी 3 टाइम्स द विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट डंपर प्लस 5 मीटर। ये टू वे के कंडीशन में। अगर वन वे रहता तो विड्थ प्लस 5 मीटर होता। इसमें क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द इंटेंशनल फीलिंग ऑफ ए माइन विथ वाटर कॉल्ड। किसी खदान को जानबूझकर पानी भर देने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए में नेचुरल फ्लडिंग, ऑप्शन बी इंटेंशनल फ्लडिंग, ऑप्शन सी सडन इनंडेशन, ऑप्शन डी डेंजर फ्लडिंग। तो जानबूझकर पानी भर देना किसी खदान में, उस घटना को हम लोग बोलते हैं इंटेंशनल फ्लडिंग। ठीक, ये रेगुलेशन 151 से रिलेटेड है। अगर किसी खदान को हम लोग को जानबूझ के पानी में डुबाना है, कम से कम 14 दिन पहले सीआईएम और आरआईएम से परमिशन लेना होगा। और 14 दिन बीत जाता है तो उसके बाद खदान को डुबाने का काम स्टार्ट कर देना। अगर किसी कारण से 60 दिन के अंदर तक नहीं कर पाया, 14 दिन बीत जाने के बाद और 60 दिन बीत गया तब तक भी अगर वो खदान को डुबाया नहीं गया, पानी से भरा नहीं गया, तब इस जो तब जो परमिशन दिया जाता है उस परमिशन को कैंसिल मान लिया जाएगा। इंटेंशनल फ्लडिंग के लिए जो परमिशन मिलता है वो परमिशन कैंसिल हो जाएगा। यानी 14 डेज से पहले परमिशन लेना है। 14 यानी 14 दिन के बाद खदान को डुबाने का काम स्टार्ट करना है। किसी कारणवश अगर डुबा नहीं पाया तो 60 दिन के अंदर में डुबा देना है। ठीक, यानी परमिशन से कितना दिन का समय मिल जाएगा? 14, पहले 14 दिन का और फिर 60 दिन का, यानी 74 दिन। 74 दिन के अंदर में खदान को डुबा देना है। अगर नहीं डुबा पाए किसी कंडीशन से तो परमिशन फिर रद्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि हाइट ऑफ parapet wall provide along the outer edge of the whole road or benches in open cast mine shall not be less than। तो ये parapet wall का पूछा है, उसका हाइट कितना होना चाहिए? हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द व्हील और टायर ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल, इक्वल टू द टायर डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल 1.5 मीटर और 2 मीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा इक्वल टू द टायर ऑफ द टायर डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल। उस हॉल रोड में जो सबसे ज्यादा बड़ा व्हीकल चल रहा है उसका जो टायर का डाया होगा उससे कम नहीं होना चाहिए पैरापीट वॉल का हाइट। और उसका जो टॉप विड्थ होता है वो 1.5 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। टॉप विड्थ जो होता है वो 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, और बॉटम विड्थ 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन। ये भी याद रखेगा। और हाइट हो गया डाया डाया ऑफ टायर, लार्जेस्ट व्हीकल जो चल रहा है हॉल रोड में उसका टायर का डाया से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है इन एन ओपन कास्ट माइंस फॉर इक्विपमेंट लाइक सोवेल ईटीसी द मैक्सिमम केबल लेंथ परमिटेड इज। ओपन कास्ट माइंस में जो सोवेल वगैरह इलेक्ट्रिक सोवेल है उसके लिए फ्लेक्सिबल लेंथ यानी केबल जो होता है उसका कितना परमिसिबल लेंथ दिया गया है, कितना लेंथ का हम लोग केबल यूज कर सकते हैं? ऑप्शन ए 300 मीटर, ऑप्शन बी 200 मीटर, ऑप्शन सी 400 मीटर, ऑप्शन डी 500 मीटर। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 300 मीटर। लेकिन सीए 2023 में कुछ चेंजेस किया है, उसमें बताया गया है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक केबल है और उसका जो क्यूब क्यूब बकेट का जो कैपेसिटी है वो अगर 42 क्यूबिक मीटर या उससे ज्यादा है तो हम लोग वहां पे 600 मीटर का लेंथ भी केबल भी यूज कर सकते हैं। 600 मीटर लेंथ का केबल यानी फ्लेक्सिबल केबल यूज कर सकते हैं। और बकेट व्हील एक्सकेवेटर के लिए 1000 मीटर दिया गया है मैक्सिमम फ्लेक्सिबल केबल का लेंथ। और उसके बाद ड्रैग लाइन के लिए भी 600। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। बाद बाकी जो अगर 42 क्यूबिक मीटर से अगर बकेट का कैपेसिटी कम है कोई सॉवेल का, तो वहां पे होगा 300 मीटर। लेकिन अगर 42 क्यूबिक मीटर या उससे ज्यादा है तो 600 मीटर। इफ अ माइन ओपनिंग इज बिलो द हाईएस्ट फ्लड लेवल, अगर माइंस का जो मुहाना है ओपनिंग है वो हाईएस्ट फ्लड लेवल के नीचे है तो इम्बैकमेंट हाइट मस्ट बी हाउ मच एबव द एचएफएल। तो इम्बैकमेंट बनाना चाहिए, वो उसका हाइट कितना होगा? उसका हाइट कितना होगा? सुरक्षा तटबंध जिसको हम लोग बोलते हैं इम्बैंकमेंट बनाना चाहिए एटलीस्ट 2 मीटर एबव द एचएफएल।
ऑप्शन बी एटलीस्ट 3 मीटर अबव द एचएफएल, ऑप्शन सी एटलीस्ट 1 मीटर अबव द एचएफएल और इक्वल टू द एचएफएल, एचएफएल के बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एटलीस्ट 3 मीटर एबव ऑफ द एचएफएल लाइन। एचएफएल लाइन से हाईएस्ट फ्लड लेवल से 3 मीटर ऊंचा तक इम्बैंकमेंट बनाना चाहिए, चारों तरफ घेरना चाहिए, गथनी करके दीवार डैम टाइप का बनाना चाहिए। अगर माइन का इंट्रेंस एचएफएल से कम है तो, माइन का इंट्रेंस का हाइट एचएफएल से कम है तो, ऐसे माइन का जो इंट्रेंस होता है वो एचएफएल लाइन से हमेशा 1.5 मीटर, कम से कम 1.5 मीटर ऊंचा होना चाहिए, मिनिमम 1.5 मीटर ऊंचा होना चाहिए। माइंस का जो इंट्रेंस होता है, कोई भी माइंस का इंट्रेंस इंट्रेंस होता है वो एचएफएल लाइन से कम 1.5 मीटर ऊंचा होना चाहिए। और जो एचएफएल लाइन में जो डेंजर लाइन होता है वो एचएफएल लाइन के 1.2 मीटर नीचे होना चाहिए, कम से कम 1.2 मीटर नीचे होना चाहिए, कम से कम और अधिक से अधिक, ये सब याद रखिएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब में बच्चा क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाता है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आज का डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक, अगर आप लोगों को आज का डिस्कशन अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, शेयर कर दीजिए। और फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि माइनिंग का फाउंडेशन बैच 1 ज्ञानधारा एकेडमी में 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है, हो रही है। अगर आप लोग माइनिंग इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं या रिवाइज करना चाहते हैं तो आप लोग इस बैच से जुड़ सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, उसमें आपको बैच का डिटेल, कोर्स का डिटेल सारा कुछ बता दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।